ओके, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, पक्का? ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया था, क्विकली रिवाइज कर लें। सबसे पहले क्या पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में? कब आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे दूर पहाड़ी पे जाके क्यों बैठ गए हो, सांबा की तरह? हाँ, जानते हो कौन था? उसी की तरह दूर पहाड़ी पे बैठ गए हो तुम लोग। हम पहचान में आ रहे हैं, दिख रहे हैं? अच्छा, आवाज सुन रही है मेरी? अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, तो बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। कौन से दिन आया, कौन से ईयर आया कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950। कौन कौन से वर्ड्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर का मतलब क्या था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सोवरेनिटी का मतलब क्या था? इंडिपेंडेंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या था? राइट टू चूज। रिपब्लिक का मतलब क्या था? रिपब्लिक का मतलब था रिपब्लिक डे, लड्डू वाला डे, है ना? अच्छा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा था, फेडरल के यूनिट्रल? क्वासी फेडरल। और केस का नाम क्या था? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दी थी? 12। और कौन सा केस था जिसमें टेस्ट ले डाउन करे गए थे? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। याद है सबको? ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ कौन से होते थे? प्री कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले आए। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से थे? फ्यूचर लॉज। किसके कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर लॉ कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट करती है फंडामेंटल राइट से तो क्या प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करेंगे। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ माना जा सकता है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था इस बार, कुछ था? था? हाँ, कुछ लॉ से रिलेटेड था, हमने भी ध्यान से नहीं देखा बट एक बार देखा था, लॉ की डेफिनेशन से रिलेटेड यही क्वेश्चन था। एनीवेज, फिर हम लोगों ने कुछ डॉक्ट्रीन्स देखे थे। सबसे पहला डॉक्ट्रीन कौन सा था? सेवरेबिलिटी। इसका मतलब क्या था? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई लॉ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो लॉ का जितना पोर्शन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उतना हम लोग वॉइड कर देते थे और बाकी लॉ हमारे लिए वैलिड होता था। लेकिन अगर उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है तो पूरा का पूरा लॉ जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। तो फिर एक्लिप्स क्या था? व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? हाँ, यानी एक लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पूरी तरह से वैलिड है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर आ जाता है। पीछे वाला लॉ खत्म हो जाता है कि डोरमेंट होता है? डोरमेंट हो जाता है इन सच अ वे कि अगर कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हटेगी तो वो लॉ फिर से वैलिड हो जाएगा। इसका केस कौन सा था? भीकाजी नारायण दकरास। याद आया? स्टेट मोनोपोली जो गवर्नमेंट ने क्रिएट करी थी मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। ओके। फिर एक डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर था और एक था सिंगल पर्सन लॉ। सिंगल पर्सन लॉ क्या कह रहा था कि अगर एक सिंगल पर्सन किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सेबल नहीं हो सकते। ठीक है। फिर हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करे थे जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 पढ़ा था। आर्टिकल 14 किस चीज का था? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम लोग ने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन अलाउड है कि क्लास लेजिस्लेशन अलाउड है? क्लासिफिकेशन। क्लास लेजिस्लेशन हमारे यहाँ अलाउड नहीं था, क्लासिफिकेशन अलाउड है। क्लासिफिकेशन भी दो चीजों पे बेस्ड था। पहला, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, वेरी गुड, एंड सेकेंड, रैशनल नेक्सस। क्या बात है, याद है आपको ये सारी बातें? वेरी गुड। चलिए, इसी के आगे आई थिंक हम लोग को स्टार्ट करना है। एनी डाउट्स टू एनीवन? पढ़ा था घर पर? अच्छा, बुक्स हैं आप सबके पास? अभी भी हैं किसी की बुक्स ना आई हो? अभी भी नहीं आई इस मंथ में? अरे बाप, इस साल तक आ जाएंगी? अरे बाप रे बाप। ठीक, क्या दिखा रहा है? इन ट्रांजिट दिखा रहा है? कुछ देखा स्टेटस? अच्छा अच्छा अच्छा, स्टेटस चेक करते रहना, आके वापस ना चली गई हो। हाँ, एक बच्चे के साथ ये हुआ, आते आते चली गई।
हाँ, पता चला कि वो मैसेज आया कि वो डिलीवरी करने आ रहा है, फिर आया वो चला गया, है ना। हाँ, ऐसा होता है, रिटर्न चला जाता है। चलो, तो जिन्होंने पढ़ा उनको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं। लॉ में डीमिंग प्रोविजन होता है, आपको पता है, डीम्ड मानने का मतलब अज्यूम मानना। तो हमारा भी एक अज्यूम्ड है कि अगर आपने डाउट नहीं पूछा इसका मतलब आपको डाउट नहीं है, मान लें ये डीम्ड। किसने किसने पढ़ा था ऑनेस्टली बताओ, पढ़ा था, नहीं हुआ डाउट, फिर ठीक है, चलो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये हमने समझा दिया था ना आपको, ये वाला पॉइंट, ये लास्ट हमने कहा था ना डाउट होगा। देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन, वही मुझे लग रहा था कुछ ऊपर का रह गया है, बता दिया था, पढ़ते पढ़ते बता दिया था। हाँ, देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में हमने आपको बताया था कि हमेशा ये माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सही है। अगर कोई पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन को गलत प्रूव करना चाहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके, उस पर्सन के ऊपर होगा। अदरवाइज हम हमेशा ये मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। ओके, हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 से, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो बहुत ही लो कास्ट के लोग होते थे, उनको टेम्पल्स में या पब्लिक प्लेसेस में जाने की परमिशन नहीं थी। लगान पिक्चर देखी आप लोगों ने, नहीं देखी? ओ, सबसे अच्छी पिक्चर देखी नहीं तुमने। लगान पिक्चर में कैरेक्टर था कचरा। हाँ हाँ, एग्जैक्ट, अब पूरी पिक्चर याद आ गई। फिर उसने वो मारा था, फिर उसने वो बैट मारा, बस बस ठीक है। तो वही सिर्फ हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कचरा वहां उसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक लो कास्ट को बिलोंग करा था और इसलिए उसको ना ही टेम्पल्स जाना अलाउड था, ना ही पब्लिक प्लेसेस जाना अलाउड था, इवन लोग भी उससे बात नहीं करते थे, ठीक है। ऐसा होता था पहले के टाइम पे। लेकिन फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने क्या कहा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इन चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कह रहे हैं आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. Article 15 lays down that no citizen shall be subjected to any disability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels and places of public entertainment. मतलब ये जो जगह है, शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट है, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, यहाँ सिर्फ बड़े लोग जा सकते थे, ठीक है, मतलब जो लो कास्ट के लोग होते थे वो नहीं जा सकते थे। लेकिन अब ये जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सेकेंड, यूज ऑफ वेल, टैंक, बादिंग घाट्स, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। इसका मतलब अगर प्राइवेट किसी का कोई होटल है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, वो लगा सकता है। लेकिन अगर कोई वेल है, टैंक है या कोई ऐसा पब्लिक प्लेस है जो गवर्नमेंट के फंड से बना हुआ है, वहां पर ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आई होप नो प्रॉब्लम इन दिस आर्टिकल, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब कह रहे हैं इसके अलावा भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। हम लोगों ने एक चीज देखी थी, हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो सिमिलरली ये कह रहे हैं किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आपने अक्सर देखा है कि अगर लाइन भी होती है तो वुमेन्स की या फीमेल की लाइन अलग होती है, मेल की लाइन अलग होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर? ये डिस्क्रिमिनेशन है? नो। या अगर मान लीजिए कहा गया बच्चों के लिए लाइन अलग है या बच्चों के लिए अलग प्लेस बनाई गई है और बड़ों के लिए अलग है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? नो। कह रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है, अगर विमेन के लिए या फिर ये विमेन और चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन में कवर नहीं होगा। सिमिलरली देखिए किसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अब पूरा आर्टिकल 15 समझिए क्या हुआ। सबसे पहले आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किस किस ग्राउंड में, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, इनके लिए अगर स्पेशल प्रोविजन बनाया जा रहा है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे।
आर्टिकल 15 क्लियर, ठीक है। 2 आर्टिकल हो गए, पहला कौन सा था? 14 क्या था? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। राइट टू इक्वालिटी तो ये सारे हैं, 14 से 18 तक जितने हैं वो सब राइट टू इक्वालिटी है, जिसमें से 14 कौन सा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और 15 कौन सा है? प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, चलिए अब देखो एक ये इस पे आइएगा फर्दर, आर्टिकल 15 सब रेगुलेशन 6 मिला। कह रहे अभी तक जो कैटेगरीज थी ना, वो देखिए ये कैटेगरीज थी अपने यहाँ, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब क्या हुआ, सरकार ने एक और कैटेगरी क्रिएट करी, ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट है 2019 की, ठीक है। 2019 में एक अमेंडमेंट आई और इसी बैकवर्ड क्लास में इन्होंने देखिए एक ये वाली बढ़ा दिया, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक इन्होंने कैटेगरी नहीं बना दी, मतलब अब रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए भी होगा, ट्राइब के लिए भी होगा, और एक और कैटेगरी सरकार ने किसकी बना दी? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। अब वीकर सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में कहीं समझाया होगा कि किसको किसको हम वीकर सेक्शन मानेंगे। मे बी जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको वीकर सेक्शन माना जा सकता है। तो ये एक नई कैटेगरी सरकार ने क्रिएट करी। अच्छा हमको पॉलिटिकली बताइए, अगर ये अमेंडमेंट आई 2019 में और एक नई कैटेगरी क्रिएट करी गई, तो इससे सरकार को मतलब क्या हुआ होगा? पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला होगा कि नेगेटिव? क्वेश्चन समझ गए? क्या हुआ होगा इससे, आप समझ रहे हो? एक नई कैटेगरी क्रिएट करने का मतलब जो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग आ रहे होंगे वो तो मोदी जी से खुश हो गए होंगे, है ना। और जो रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं उनके लिए देखा जाए तो और रिजर्वेशन बढ़ गया, क्योंकि अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले थे, अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले भी आ गए। तो जहां जहां पर भी गवर्नमेंट पोस्ट है या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहां जहां पर भी उनके लिए रिजर्वेशन हुआ करता था, अब ये इस नई कैटेगरी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, तो ये पहले नहीं था। देखो अभी की अमेंडमेंट है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 6 इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट का मतलब समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी है, ये कौन सी वाली अमेंडमेंट है? 103rd अमेंडमेंट में 2019 में जो आई, आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for advancement of any economically weaker sections of citizen other than the classes mentioned in clauses 4 and 5. ये कौन से हो गए other than? बताओ ये कौन से? इस लाइन को पढ़ो, any special provision, सरकार अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन 4 and 5. बताओ कौन से हुए ये 4 and 5? ये वही SC ST हुए, यानी जो SC ST है उनको तो अपनी कैटेगरी मिल ही रही है। उसके अलावा अगर एक नॉर्मल पर्सन है, जनरल पर्सन है, वो SC ST नहीं है, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहा है तो उसको भी इस क्लॉज में कवर कर लिया जाएगा। ओके, तो देखा जाए तो रिजर्वेशन की कैटेगरी उन्होंने बढ़ा दी है। ओके, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ, अब अपने आप बताना ये पॉइंट, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन of citizens other than in 4 and 5 in so far as such special provision relate to their admission to educational institution including private educational institution. बताओ क्या मतलब हुआ? Whether aided or unaided by the state. Who can tell me? In so far as special provision relate to their admission to educational institution including private institution. क्या मतलब हुआ इसका? ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन और कहाँ मिल रहा है? हाँ, कह रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इनका रिजर्वेशन होगा, चाहे वो सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो प्राइवेट हो। और इस वर्ड का मतलब बताओ, एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, मतलब चाहे गवर्नमेंट से हेल्प हो रही हो या ना हो रही हो, फुल्ली प्राइवेट है तो भी आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। यानी जो SC ST है उनको तो सिर्फ वहां रिजर्वेशन मिलता है जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, लेकिन कह रहे हैं ये जो इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी इन्होंने बनाई है, इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, चाहे फंडेड बाय द गवर्नमेंट हो चाहे ना हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से वोट बैंक थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ये आंसर में नहीं लिखना आपको, इसलिए जीते, है ना, यहीं से मिल गए वोट। हाँ, अब डिक्रीज हुआ है ना, वही तो अब क्या डिस्कस करें, इस पे तो बहुत चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है। बट ऐसी एक्टिविटीज से जनरली वोट बैंक इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि जो वीकर सेक्शंस होते हैं वो, और ऑब्वियसली देखा ही जाता है कि कहाँ कौन से वीकर सेक्शन है, कितना बड़ा वोट बैंक है, उस हिसाब से प्रोविजन। बट कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का मतलब क्या हो गया कि नाउ दिस इज मैंडेटरली एप्लीकेबल। ओके, तो इस वाली कैटेगरी में समझो क्या हुआ, आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन नहीं किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड। किसके किसके लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकता है, विमेन के लिए हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए हो सकता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, इन सब के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। एनी डाउट? ओके, चलो देखो एग्जाम्पल वही चीज है, द पार्लियामेंट मेड अ लॉ फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजन। कैन द पार्लियामेंट मेक सच लॉ? बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, क्योंकि 103rd अमेंडमेंट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को इंक्लूड कर दिया गया है। एनी डाउट? ठीक है, अब आता है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या हुई? गवर्नमेंट जॉब्स। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में सबके लिए वैकेंसी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, कभी आपने ऐसा देखा है गवर्नमेंट जॉब में लिखा ओनली हिंदूज कैन अप्लाई, ओनली मुस्लिम्स कैन अप्लाई? ऐसा हो सकता है? नो। कह रहे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, पब्लिक जॉब्स जो हैं, उनके लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जरा देखते हैं। आर्टिकल 16 गारंटीज टू ऑल सिटीजंस equality of opportunity in matters relating to employment or appointment of office under the state. Article 16 prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence. बल्कि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में जो IAS होते हैं, IAS सुना है कौन होता है? ISP से सुना है? किसी का मन है करने का? यही हो जाए, है ना, यही नहीं हो पा रहा है। CSET कैसे हुआ हमारा दिल जानता है ना। IAS PCS पता है? अच्छा ये पता है बड़ी बड़ी पोस्ट होती है कि छोटी होती है? बड़ी पोस्ट होती है IAS की। अगर आप IAS की पोस्ट में देखेंगे तो ज्यादातर IAS जो होते हैं ना, दे आर बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी। ये कभी आप नोटिस करिएगा, ज्यादातर जो होते हैं ना, दे आर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ SC ST IAS जितने भी होते हैं, ठीक है। उसका रीजन यही है, रिजर्वेशंस, क्योंकि IAS वाली कैटेगरी में भी इवन जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस होते हैं सरकारी वाले, गवर्नमेंट वाले, ठीक है, और मेडिकल के, वहां पर भी रिजर्वेशन इतना ज्यादा है कि ज्यादातर जो हाई पोस्ट होती है ना, वो सब SC ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वालों को मिली हुई है, ठीक है। सो दैट इज द पैटर्न। ये कह रहे इतना ज्यादा रिजर्वेशन करा हुआ है इन्होंने, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड कास्ट हो। यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, यानी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगेन किसके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? वही SC ST के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो देखिए लिख रहा है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। हाउएवर, बताओ ये पॉइंट्स किस चीज के हैं? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड एंड दीज आर एन अंडर। किस चीज के पॉइंट्स होंगे ये एक्सेप्शंस हैं, बताओ किस चीज के एक्सेप्शंस हैं? नॉर्मल रूल क्या कहता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शंस में अब ये क्या बताएंगे कि स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये कह रहे हैं पार्लियामेंट, सबसे पहला एक्सेप्शन समझना, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ दैट इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट टू एन ऑफिस, थर्ड लाइन से मार्क करना, रेसिडेंस विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। पहली लाइन मार्क करना और फिर थर्ड, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ दैट इन रिगार्ड टू अ क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंस विद इन दैट स्टेट और यूटी शैल बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अच्छा एक क्वेश्चन पुट अप करें, आप बताइएगा ये जस्टिफाइड है कि नहीं। मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट एरिया है, गांव का एरिया है, और उस डिस्ट्रिक्ट की कोई लोकल लैंग्वेज है,
वो लोकल लैंग्वेज सिर्फ वहीं के ही लोग बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, वहां पे वो लोग सिर्फ अपनी लैंग्वेज बोल पाते हैं, या साउथ के हैं वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज बोल पाते हैं। अब गवर्नमेंट की वहां एक जॉब निकली और गवर्नमेंट ने कहा कि इस पोस्ट के लिए इसी एरिया का कोई पर्सन अप्लाई कर सकता है। मतलब रीजन क्या है कि वो उस लैंग्वेज को समझ सके और कम्युनिकेट कर सके लोगों से। क्या ये इस आर्टिकल के अगेंस्ट चला जाएगा? मतलब इज दिस अलाउड? गवर्नमेंट की एक जॉब निकली और गवर्नमेंट ने कहा इस डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट के लिए सिर्फ वो ही पर्सन अप्लाई कर सकता है जो इस डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन हो। नाउ इज दिस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? नो। कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो जिसमें वो ऐसी क्वालिफिकेशन रखें दैट रेसिडेंस विद इन दैट स्टेट इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगी। क्लियर? ठीक है, फाइन, ओके। सेकंड वाला देखो अपने आप पढ़ के, ये किसके लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं? ऑनलाइन में बेटा आप जो 6 पॉइंट पूछ रहे हो किस वाले का पूछ रहे हो, एक बार हेडिंग बता दीजिए, आई जस्ट मिस्ड योर डाउट। सेकंड वाले पॉइंट में बताओ किसके लिए रिजर्वेशन है? बैकवर्ड क्लास। कह रहे हैं प्रोविजन कैन बी मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं वहां पर एक रिजर्वेशन होगा कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जाएगा और उनको स्पेशल वैकेंसीज प्रोवाइड होंगी। 2 एक्सेप्शंस हो गए, ठीक है। थर्ड, द स्टेट, अच्छा थर्ड भी अपने आप बताओ किसके लिए है? पढ़ के बताना है, देख के नहीं। थर्ड पॉइंट में बताओ किसके लिए एक्सेप्शन है? SC ST के लिए। कह रहे हैं थर्ड में वैसे तो सरकारी नौकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन द फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, इनके लिए भी ये रिजर्वेशन करा सकते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहली कंडीशन क्या थी एक्सेप्शन की? कि अगर वो रेसिडेंस का क्राइटेरिया रख रहे हैं तो वो एक वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड किसका रिजर्वेशन था? बैकवर्ड क्लासेस का। और थर्ड किसका है? SC ST का। अब जरा फोर्थ पॉइंट लेट मी सी हु कैन एक्सप्लेन मी। बहुत दिमाग लगाना है फोर्थ पॉइंट में, आसान नहीं है। अभी आई टेक योर डाउट बेटा, हाँ सामरा आई टेक योर डाउट, ठीक है। एक बार लेक्चर हो जाए फिर लास्ट में ले लेंगे, ओके। जो पढ़ चुका है वो नहीं बताएगा, नए बच्चे बताएंगे। हाँ, एनी ट्रायल्स? हाँ कृष्णा ट्राई करो। हम्म एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये कह रहे हैं मान लीजिए जो जॉब्स हैं उसमें वैकेंसी ये है, वही एग्जांपल ले रहे जो इन्होंने लिया है, 100 सीट्स रिजर्व करके रखी है इन्होंने, लेट से SC ST के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। अब यानी हर साल इनको 100 सीट्स SC ST को देनी है। अब मान लो फर्स्ट ईयर में 100 में से सिर्फ 50 लोगों ने ही अप्लाई किया, ओके। यानी कि इनकी 60 ले लेते, 50-50 में आप कंफ्यूज होंगे, 60 लोगों ने अप्लाई किया और 60 को जॉब मिल गई। यानी हमको ये बताओ अनफिल्ड वैकेंसीज कितनी है? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी कि इतना हो जाता है? बस इतना ही हो पाता है ना। 40 अनफिल्ड बची। अब हमें जरा सेकेंड ईयर बताओ, सेकेंड ईयर कितनी वैकेंसीज हो गई? 140। कैसे? 100 तो हो गई जो इस साल की थी, प्लस जो 40 पिछले साल की थी वो कैरी ओवर होके आएंगी, तो इस साल 140 हो जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं किसी एक साल अगर कुछ अनफिल्ड वैकेंसी है तो जो अनफिल्ड वैकेंसी है वो अगले साल कैरी ओवर हो जाएंगे और अगले साल की वैकेंसीज में ऐड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की 40 हम अगले साल ले गए तो अगले साल सिर्फ 60 और क्रिएट करी, नो। तो अगले साल की टोटल वैकेंसी जो क्रिएट होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 140। ये भी एक न्यू प्रोविजन है जो ऐड हुआ है, ठीक है। ये सब पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये सब न्यू ऐड हुआ है। अब देखो ध्यान से लिखा क्या है, कह रहे हैं द स्टेट में कंसिडर एनी अनफिल्ड वैकेंसी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अनफिल्ड कितनी थी फर्स्ट ईयर में? 40।
which are reserved for being filled up in that year, ठीक है, as a separate class of vacancy to be filled up in a succeeding year. यानी अगले साल उनको हम एक सेपरेट कैटेगरी लेके चलेंगे. ओके जब हम उनको सेपरेट कैटेगरी लेके चल रहे हैं तो उस साल की 100 तो है ही, और पिछले साल वाली जो सेपरेट कैटेगरी है 40, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए SC ST के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 140. ओके टुगेदर, एंड देखो लिखा है एंड सच क्लास ऑफ वैकेंसी शैल नॉट बी कंसिडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसीज ऑफ ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड अप. टुगेदर नहीं हो जाएगा कि उसकी सिर्फ 60 ले ली और 40 ले ली, एड अप हो जाएगा. क्लियर? ठीक है. ओके अ लॉ शैल नॉट बी इनवैलिड. अच्छा एक और बात बताइए, मान लीजिए कोई सरकारी टेम्पल ट्रस्ट है, ठीक है, टेम्पल के ट्रस्ट होते हैं आपको पता है. अब उस टेम्पल के ट्रस्ट का कोई हेड अपॉइंट करना था, सरकारी था, टेम्पल था और उसका ट्रस्ट था, तो गवर्नमेंट ने एक जॉब निकाली कि इस टेम्पल के ट्रस्ट का हमें एक हेड चाहिए एंड उसके लिए ओनली हिंदूज कैन अप्लाई. ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्शन रेज हो गया कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कर दिया आपने. बताइए इज दिस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड? ये वैलिड होगा कि इनवैलिड? क्वेश्चन समझ में आया? उन्होंने कहा भैया एक मंदिर है, मंदिर का जो ट्रस्ट बनेगा उसका जो हेड है वो पर्सन सिर्फ एक हिंदू होना चाहिए क्योंकि वो टेम्पल आ सके, अपना बात कर सके, काम कर सके. अगर पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई पोस्ट क्रिएट करी गई है और ये लिखा है सिर्फ पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन विल अप्लाई, तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा या ये वैलिड होगा? दिस विल बी वैलिड. ठीक है. सिमिलरली अगर कोई मुस्लिम संस्थान है जिसके लिए उन्होंने कहा कि भैया इस मतलब इस ऑफिस का जो हेड है दैट शुड बिलोंग टू ओनली अ मुस्लिम कैटेगरी, ये भी अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस ये अलाउड होना चाहिए, इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे. देखिए फिफ्थ, अ लॉ शैल नॉट बी इनवैलिड इफ इट प्रोवाइड्स दैट incumbent of an office in connection with the affair of any religious or denominational institution. कह रहे हैं कोई religious institution है, religious denomination है, shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी religious institution की कोई job create हुई है तो अगर सरकार ये कह रही है कि इसका वो person इस particular religion का होना चाहिए, then in that case इसको discrimination नहीं माना जाएगा. क्लियर? ठीक है. एंड द लास्ट इज द स्टेट में मेक अ लॉ फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट. बताओ ये किसके लिए पॉइंट ऐड हुआ है? किस कैटेगरी के लिए है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए. ठीक है. एंड आगे क्या लिखा है? इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन. इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन मतलब मान लो 100 वैकेंसीज हैं, अंडरस्टैंड, मान लीजिए 100 वैकेंसी है जिसमें से 20% रिजर्व है SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ठीक है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उसी 20% में दिया जाएगा या 20 प्लस एडिशनल होगा? एडिशनल होगा पक्का? लिखा है कहीं? कहाँ लिखा है? लिखा है, कह रहे हैं इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, यानी एग्जिस्टिंग जो 20% रिजर्वेशन है वो तो है ही, उसके अलावा एक कैटेगरी और जुड़ गई. कौन सी? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो हमको नॉर्मली बताइए जनरल कैटेगरी के लिए ये अच्छी बात हुई है कि बुरी बात हुई है? क्योंकि उनकी कैटेगरी और कम हो गई है. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऐसे कोर्स में ही नहीं है, लेकिन आप कह रहे परेशानी की बात तो यही है कि हम इस कोर्स में हैं. परेशान होने की बात नहीं है कि हमारे कोर्स में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हम इस कोर्स में हैं जो हमसे हो नहीं रहा, ये एक प्रॉब्लम है ना. तो आपके कोर्स में ऐसे रिजर्वेशन नहीं है, बट जो रिजर्वेशन के कोर्सेज हैं सोच के देखिए, उसमें पहले रिजर्वेशन SC ST के लिए था, अब एक नई कैटेगरी और बना दी, इकोनॉमिकली वीकर क्लास. और देखो कितना है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द पोस्ट इन ईच कैटेगरी. ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को कितना रिजर्वेशन दिया है? 10%. अब जरा बहुत दिमाग लगा के सोच के बताना, कैलकुलेटर से सोच के मतलब देख के बता के कि अगर 100 जॉब्स हैं तो इकोनॉमिकली वीकर के लिए कितना होगा? अरे सोचो, ऐसे कैसे करके देखो, ऐसे करके फिर अपॉन 100 फिर 0 0 काटो, नहीं ऐसे नहीं करते. कितनी पोस्ट हो गई? 10. यानी जो SC ST के लिए है वो तो आप रखो ही, प्लस आपको 10 पोस्ट रखनी होगी किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए. आगे समझ में? ठीक है. कितने पॉइंट्स हैं इसके? 6. ये कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम लोग? 16 की 15? 16 पढ़ रहे हैं. तो 14 कौन सा था? 14 कौन सा था? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ.
15 कौन सा था? प्रोहिबिशन इन द मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, एंड 16 कौन सा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आप कह रहे पता तो है, बोल नहीं पा रहे पूरा बड़ा सा, है ना। और इसके 6 हम लोग ने क्या पढ़े हैं? एक्सेप्शन। सबसे पहला बताओ एक्सेप्शन कौन सा था? रेसिडेंस की क्वालिफिकेशन, यानी अगर कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट है। बेटा कुछ ढूंढ रहे हो तो हमें बताओ, हम ढूंढ के दे दें, हम जल्दी ढूंढ लेंगे। हो गया, ढूंढ लिया? हाँ वही तो कह रहे, लाओ हम ढूंढवा दें। नहीं, अच्छा ओके। सो रेसिडेंस का पहला एक्सेप्शन था। सेकंड कौन सा था? सेकंड किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन किया है। थर्ड कौन सा था? SC ST के लिए। फोर्थ कौन सा था? अनफिल्ड वेकेंसीज जो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। फिफ्थ कौन सा था? रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, अगर रिलीजियस डिनोमिनेशन है और उसी रिलीजन के पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी वैलिड होगा। एंड सिक्स्थ किसके लिए था? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कितना रिजर्वेशन दिया है इनको? 10%। क्लियर? 14, 15, 16 हो गए। ओके अब वैसे तो 17 और 18 भी होते थे। कोई बता सकता है हमको? ईईटी में पढ़ा होगा, अगर आपने ईईटी पढ़ा होगा तो। व्हाट वाज आर्टिकल 17 एंड व्हाट वाज आर्टिकल 18? अब आप बुक में ढूंढ रहे हैं, यहाँ दिया नहीं है, अब फंस गए। हाँ, 17 was abolition of untouchability and 18 was abolition of titles. Yes, लेकिन उन दोनों की कुछ इतनी रिलेटिव इंपॉर्टेंस नहीं थी, इसलिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव से हटा दिया। तो फिलहाल राइट टू इक्वालिटी में हम लोग ने 3 आर्टिकल पढ़े, 14, 15 एंड 16। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 to 22। इनके आपने CSET में सिर्फ नाम पढ़े थे, अब ये डिटेल में है। ठीक है, क्या फ्रीडम है हमारे पास? कुछ एक आध फ्रीडम बताइए। राइट टू चूज, ओके, और स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, यही वाले बताने लग गए। हाँ, और कौन से फ्रीडम है हमारे पास? क्या कर सकते हैं हम लोग? घूमने का। हाँ, और क्या फ्रीडम है हमारे पास? हर ही चीज का फ्रीडम है। बिजनेस कर सकते हैं कोई भी, एब्सोल्युटली। हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इंडिया के बाहर जा सकते हैं? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? फ्रीली? पासपोर्ट चाहिए होगा और कुछ भी चाहिए होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीजा? अब आप कहेंगे यही तो बचपन से नहीं पता। सुना तो हमने बचपन से कि बाहर जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा चाहिए होता है, बट होते क्या क्या है वो नहीं पता। कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट और पासपोर्ट? पासपोर्ट इज जस्ट एन आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, एंड वीजा इज अ टाइप ऑफ परमिशन। ठीक है, कि परमिशन है कि हम उस देश में जाना चाह रहे हैं। किसका किसका मन है इंडिया के बाहर जाने का? जा पाओगे कि नहीं वो पूछा ही नहीं हमने, है ना। तुरंत आप अरे पैसे होते यहाँ बैठे होते। ठीक है, जाने का मन किसका किसका है? इसमें तो अच्छे से हाथ उठा लो, थोड़ा ना कह रहे कौन कौन पास होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। CS करके ना एक बाहर वाला CS होता है, वो भी कर लेना। ठीक है, तो फिर आप ऑल वर्ल्ड के कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ का CS कर लीजिए। फिर होता क्या है, पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, मतलब बाहर का CS करने के लिए कुछ ही पेपर देने होते हैं और आपको बाहर की डिग्री, क्योंकि आपकी डिग्री तो इंडिया के लिए वैलिड है ना, आप इंडिया के CS हो। फिर उसके लिए पहले यहाँ के पेपर कर लो वो कुछ के लिए ये बहुत सारे देने पड़ेंगे पहले। ठीक है, हाँ बेटा। चार्टर्ड सेक्रेटरी तो इन्हीं को ही कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को ही चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते हैं। वो तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाता है कि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से इंडिया की टफेस्ट है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ को आपको ईजी ही मिलेगा, यहाँ का सबसे टफ है। अब आप कह रहे हैं वो बात तो सही है, टफ तो बहुत है ना। तो अगर आप इंडिया से करके आते हैं ना, तो बाहर के एग्जामिनेशंस में हम लोग को एग्जेम्पशन मिल जाती है, क्योंकि माना जाता है आप टफ करके आए हो तो आप सिर्फ इतना और कर लो तो यू विल बी गेटिंग अ डिग्री। तो बाहर के कोर्सेज इजी होते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ के टफ माने जाते हैं। फिलहाल अभी तक ऐसा है, खुश हो गए इसी में, हो नहीं पा रहा है जबकि, है ना। ओके, सो राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम में देखते हैं। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peaceably without arms, form association, move freely throughout the territory,
reside and settle in any part and practice any profession. ये सब अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे, लेकिन कह रहे हैं these freedoms are great and basic rights which is recognized as the natural right. अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, at the same time none of these freedom is absolute. अब कह रहे हैं हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, बम बम गिरा दें आज. अब दंगे वंगे नहीं होते, मजा नहीं आती. थोड़ा दंगे हो, कर्फ्यू लगे तब तो थोड़ा एक्साइटिंग लगे माहौल, है ना. कुछ होता ही नहीं है. वो अर्थक्वेक भी पहले आया करता था छोटा छोटा, याद है आपको, तब पैदा थे, अब छोटे छोटे होंगे कहीं स्कूल वूल में, है ना. स्कूल में ही थे, तो स्कूल में क्या हुआ जब अर्थक्वेक आया, भागे थे, फिर लाइब्रेरी में थे. हाँ, अलमारी हिलने लगी थी, वही तो वो छोटे छोटे अर्थक्वेक आते थे. और दंगे आपके सामने आई थिंक कभी वैसा वाला कर्फ्यू भी नहीं लगा ना, दंगे वाला भी. तो बस आपने का देखा नहीं, हमने बहुत टाइम से. आपने का फ्रीडम है हमारे पास, आज ही क्लास में पढ़ के आए हैं, बस कट्टा निकाल लिया, वो बम हम निकाल के डालना शुरू कर दिया. कर सकते हैं, कर सकते. पुलिस आपको पकड़ने आई, आपने कहा हम जा रहे सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें रोक नहीं सकते. रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हमारे ऊपर. कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है. एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो हर कंडीशन में ट्रू हो. ठीक है. अब जैसे मान लो सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, जैसे अभी कोविड हुआ था तो लॉकडाउन लग गया. अब सरकार ने कर्फ्यू लगाया, जिस दिन कर्फ्यू लगाया उसी दिन आपका बाहर घूमने का मन कर गया, सड़कें खाली थी, आपने कहा इसी टाइम ड्राइव पे जाने मजा आएगी, आपने निकाली अपनी स्कूटी और फर्राटे चलाने लग गए. आपने कहा आज मजा आ रही है, कोई भीड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं. पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे आ गई, जैसे अभी एंजॉय करने लग गए. आगे तो सुनो, अब पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई, कहाँ जा रहे हो, आपने कहा हमारा फंडामेंटल राइट है मूव फ्रीली, आर्टिकल 19, गो एंड स्टडी GIGL. तो उसने कहा नहीं ऐसा थोड़ी है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आपको जाने की परमिशन नहीं है. आपने कहा हम इसी स्कूटी जा रहे सुप्रीम कोर्ट. रोक कैसे रहे हो उनको? हमको बताया गया आर्टिकल 19 के हिसाब से आई हैव अ राइट टू मूव फ्रीली, और मूव कर रहे हो, जा रहे अपने दोस्त को पिकअप करने. उसने पढ़ा था क्लास में. रोक सकते हैं, क्यों? क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं. अच्छा, अब एग्जांपल बताओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको घर के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा. उल्टा कर दिया हमने, सब घूम रहे हैं लेकिन आपने कहा तुम ना निकल जाना. ठीक है, सरकार ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, कोई कहीं भी जा सकता है, तुम घर के बाहर नहीं निकलोगे. ये अलाउड है? ये भी मंजूर नहीं है आपको, कुछ नहीं मंजूर है आपको. ठीक है. अच्छा, सम केसेस में रुको, पेरेंट्स ने ये लगा दी तो आपके वो तो रोज ही होता है ना, तुम नहीं निकलोगे बाहर. अगर आपके पेरेंट ने कहा कि आपको घर के बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, क्या आप उनसे ये कहेंगे एज पर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, यही हम बोलने वाले थे, आई हैव माई फंडामेंटल राइट. ठीक है, और आपने ज्यादा कुछ हमें रोका तो हम कहाँ चले जाएंगे? चट्टे से पड़ेगा. आप सुप्रीम कोर्ट की लाइन खत्म नहीं कर पाएंगे और एक बहुत तेज आवाज होगी, और फिर आपसे कहा जाएगा घर के बाहर निकल जाओ एंड मूव फ्रीली, जहां जाना है हमेशा के लिए जाओ, है ना. तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. अब सिचुएशन इमेजिन ना करिए, वापस आ जाइए. एट द सेम टाइम नन ऑफ दीज फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू reasonable restrictions specified under clause 2 or 6 of the article 19. The constitution under article 19 permits imposition of restriction subject to following condition. कह रहे हैं अब restriction लगाई जा सकती है, लेकिन ये restriction reasonable होनी चाहिए. अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए दंगा हुआ कहीं केरला में, ठीक है, केरला में दंगा हुआ, बाकी पूरा इंडिया खुला हुआ है, आपके शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया. ठीक है, क्या ये जस्टिफाइड है? कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है आपस में. क्या ये जस्टिफाइड है? क्या सरकार ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? नो. आप समझना पूरी बात. हमारा फंडामेंटल राइट कह रहा है, हाँ हमसे बात करो, हमारा फंडामेंटल राइट कह रहा है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है. तो सरकार ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कर्फ्यू लग गया है. ठीक है, क्यों लग गया है? क्योंकि केरला में दंगे चल रहे हैं. लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन क्या हमें मानना पड़ेगा? नो. हम किस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि आपका रिस्ट्रिक्शन क्या है? रीजनेबल नहीं है. ओके, सरकार के पास रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार है. इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर चीज में रिस्ट्रिक्शन लगा देगी.
आप सोच के देखो, अगर सरकार किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है तो फिर फंडामेंटल राइट किस बात का? ठीक है, ओके, कर्फ्यू खत्म हो गया, ठीक है, कर्फ्यू लगाया गया था 1 महीने के लिए, आपसे कहा गया 1 महीने कर्फ्यू लगाए, 1 महीने के लिए कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, 1 महीने बाद सब निकल सकते हैं, और आपसे कहा गया तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकलोगे। इज दिस रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल? नो। यानी 2 वर्ड हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है वो ठीक है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। अगर सरकार का लगाया हुआ रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है तो अगेन हम फंडामेंटल राइट्स के बेसिस में गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए कह रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन है वो कैसा होना चाहिए? द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ एंड नॉट बाय प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भी कह रहे हैं लॉ पास करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे आपको क्या लगता है, ये जो कर्फ्यू लग जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो क्या बस अनाउंस कर दिया मोदी जी ने और हो गया? होता वैसे ऐसा ही, आपको दिखता यही है ना, कि बस आज लॉकडाउन है वो बस वहीं से शुरू, लेकिन उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके पीछे प्रॉपर परमिशंस होती है। ओके, तो ये कह रहे हैं अगर हमको फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो रिस्ट्रिक्शन लगाने का तरीका क्या हुआ? उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? लॉ पास करना पड़ेगा। सिर्फ ऑर्डर इशू करके ये काम नहीं हो सकता। लैंग्वेज समझ में आ रही है सबको? मार्क करते चल रहे हैं आप भी? ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि ये सब मार्क करने के बाद ये बुक हम आपको दे देंगे कि मार्क करी हुई हमें मिल गई? अपने हाथ भी चलाते रहिए, ठीक है? एक पेंसिल लेके रखा करिए, पेंसिल या पेन जो भी। सेकंड देखो, वो रिस्ट्रिक्शन कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल। एंड द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज्ड फॉर अचीविंग वन और मोर ऑब्जेक्ट। वो रिस्ट्रिक्शन लगाई किस लिए गई है? अभी अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं 1 महीने तक आप सबको अपने घर के अंदर रहना है, बताइए आप सबसे पहले हमसे क्यों क्या पूछेंगे? क्यों? मेरी लाइन खत्म भी नहीं हो पाएगी, आप कहेंगे क्यों, घर पे क्यों रहना है? यानी अगर सरकार आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, सरकार ने कहा 1 महीने के लिए कर्फ्यू लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या हो गया ऐसा? यानी अगर सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो उस रिस्ट्रिक्शन का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, वो रिस्ट्रिक्शन किसी लॉ के थ्रू लगेगी, वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए, और उस रिस्ट्रिक्शन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तब तो वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल मानी जाएगी, वरना वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं मानी जाएगी। अब आंसर लिखने का पैटर्न समझिए, जरूरी नहीं है कि आप ये पूरी लाइन रटे। इस पूरी लाइन में आपको 2 वर्ड्स पकड़ने हैं, क्या? जो हम मार्क कर रहे हैं, इट शुड बी बाय लॉ एंड नॉट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बस ये 2 कीवर्ड्स देख लिए, बाकी लाइन आपने अपने हिसाब से लिख ली। सेकेंड वाले में तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है, द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। थर्ड वाले में भी पूरा याद मत करना, बस इतना ही लिखना है, द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो की वर्ड्स है अगर वो आप पकड़ लेंगे तो आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली लॉ वाली लैंग्वेज हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो आर्टिकल 19 कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबलनेस का मतलब समझो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। कह रहे हैं कौन सी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, अब इसको देखा जा रहा है। सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन मार्क करना, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर यूजुअली कंसिडर्ड टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ लॉ। बताइए ये किस चीज के पॉइंट्स हैं? ये किस चीज के पॉइंट्स हैं कि हमारी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं है? कह रहे हमारी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं, उसके लिए इन फैक्टर्स को देखा जाएगा। सबसे पहले फैक्टर देखिए क्या है? ऑब्जेक्टिव। इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का पर्पस क्या है? ओके, सेकेंड, द नेचर, एक्सटेंट एंड अर्जेंसी ऑफ द इविल सॉट टू बी डेल्ट बाय। मतलब पूरे शहर में एक लड़ाई हो गई थी, कुछ नहीं तो मोहल्ले वाले थे आपस में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत हाथापाई हो गई थी, पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया, तब से जस्टिफाइड? आप कह रहे ऐसे हाथापाई तो हर मोहल्ले होती रहती है ना, हर गली होती रहती है, उस चक्कर में क्या पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देंगे? नो। कह रहे जरूर इतना नेचर नहीं उसका, इतना एक्सटेंट नहीं, इतनी अर्जेंसी नहीं है। ओके, हाउ फार द रिस्ट्रिक्शन इन प्रोपोर्शन टू द इविल इन क्वेश्चन, मतलब द रिस्ट्रिक्शन इज प्रोपोर्शन टू द इविल इन क्वेश्चन। इसका मतलब समझे क्या हुआ? कह रहे हैं आप रिस्ट्रिक्शन कितनी बड़ी लगा रहे हो और वो इविल कितना बड़ा था। वो इविल था 2 दिन का, रिस्ट्रिक्शन 1 साल से घर पे बैठे हुए हैं। आई अंडरस्टैंडिंग? जैसे मान लीजिए इलेक्शन में थोड़ा बहुत दंगा वंगा हो गया,
5-10 दिन की बात थी, लेकिन 1 साल के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है, अब 1 साल से लोग घर ही बैठे हैं, वैलिड? नो। कह रहे हैं ये सब फैक्टर्स देख के डिसाइड किया जाएगा कि वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं है। ड्यूरेशन, ये अभी हमने आपको बता दिया, कितने ड्यूरेशन के लिए लगा दिया। अच्छा, सरकार कभी ये कह सकती है कि आप सबको घर पे रहना है अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल समझे मतलब? हाँ, जब तक हम चाहेंगे तब तक घर पे रहो, लॉकडाउन हो गया बस, ठीक है, ये नहीं कर सकते। ड्यूरेशन बताना पड़ेगा आपको कि भाई कब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे इन्फ्रिंज होके रहेंगे। कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन द लॉ वाज फॉर्म, जब ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना इतना जरूरी था? अगर जरूरी था तो रिस्ट्रिक्शन लगाओ, अदरवाइज किसी के फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते। अब आप हमको ये बता सकते हैं ये सारे पॉइंट्स देखेगा कौन? कौन देखेगा कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल थी कि नहीं थी? कोर्ट। सोचो हो क्या रहा है, सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, आपने उस रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ केस किया, कहां केस करोगे? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सोचो केस क्या आया है कि रिस्ट्रिक्शन जो सरकार ने लगाई है वो रीजनेबल है कि नहीं है, यानी कि यू वर्सेस गवर्नमेंट ये केस है, और किसके सामने है? सुप्रीम कोर्ट। आप कह रहे हैं इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो अनरीजनेबल है, सरकार कह रही है हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई वो रीजनेबल है। हुआ बस इतना था कि जेआईजेल का टेस्ट चल रहा था और आप चीटिंग कर रहे थे, सरकार ने कहा ये चीटिंग कर रहा है, ये पूरे देश को बिगाड़ेगा, इसलिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आपको जिंदगी भर घर पे रहना है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। आप कह रहे हैं ये अनरीजनेबल है, सरकार कह रही है बहुत रीजनेबल है। अब ये केस किसके सामने आएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन फैक्टर्स को देख के जज करेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाई है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। अगर सरकार को लगता है जस्टिफाइड नहीं है तो सरकार केस हार जाएगी और वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हमने आपको बताया प्रैक्टिकल यूजेज कैसे होता है। ये सिर्फ इसलिए ना पढ़ो कि बुक में लिखा है याद कर लेंगे एग्जाम दे आएंगे, सोचो प्रैक्टिकली ये कैसे यूज हो सकता है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है सरकार हम लोग के ऊपर कुछ ऐसे नियम कानून लगाती है जो हमें मंजूर नहीं होते, लेकिन हम लोग कुछ करते भी नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, 2-4 गाली दे देते हैं सरकार को, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, बहुत गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। जैसे ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी कट्स, बिजली कटती है, इलेक्ट्रिसिटी कट, दिस अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अब इतनी ज्यादा बिजली कटती है, हम लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं और फिर पंखा हिलाने लगते हैं। अब आजकल तो इन्वर्टर का जमाना, पंखे का जमाना है नहीं, है ना, गाली दे देते बस, इतनी लाइट चली जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। बट यू हैव सम फंडामेंटल राइट, अगर आप चाहें तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक केस पढ़ेंगे, एक पर्सन ने केस किया कि भाई ये जो इतनी ज्यादा बिजली कटती है इसकी वजह से हम अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे, अभी पढ़ेंगे, देखना आगे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमारा इफेक्ट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड समझ गए? आप एक तरफ से कह रहे हो तुम्हें बिजनेस करने का अधिकार है, तुम बत्ती काटते रहोगे, बिजनेस क्या करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द केस, बताओ कौन जीता होगा? गवर्नमेंट जीती होगी कि वो जिसका बिजनेस है वो जीता होगा? इज दिस कंटेंशन करेक्ट? आप केस कर दो, बत्ती काट दो, तुम पढ़ाई नहीं कर पाते, आपको लग रहा है नहीं सही है, नहीं कर पाते पढ़ाई, फोन तो चलता रहता है कम से कम। दिक्कत तब आएगी जब फोन चार्ज भी खत्म हो जाए, है ना। तो आपने केस करा कि जो फ्रीक्वेंट कट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू स्टडी, मेरा फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है, समझ में आया? अब इस तरीके के केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और फिर सुप्रीम कोर्ट इन पॉइंट्स को देख के डिसाइड करता है कि ये जस्टिफाइड है कि अनजस्टिफाइड है, समझ आया? ठीक है। सो दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, ये कौन सा आर्टिकल बाय द वे पढ़ रहे हैं हम लोग? 19 पढ़ रहे हैं कि 17 पढ़ रहे हैं? क्यों 16 ही तो पढ़ा था लास्ट, 16 के बाद कौन से थे? 16 के बाद होते कौन से हैं? 16 बाद क्या था? 19। 16 बाद क्या था? 19। 17 18, बट 17 18 कवर्ड नहीं थे, तो हम लोगों ने कौन से शुरू कर दिए? 19। 19 वाले कौन से हैं? राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम। रिस्ट्रिक्ट, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं एब्सोल्यूट होते हैं, सिंगल लाइन आएगी और कमेंट आएगा, द फंडामेंटल राइट्स एज गिवन अंडर आर्टिकल 19 आर एब्सोल्यूट, ठीक है। कमेंट तो क्या लिखोगे? हाँ बात तो सही है, अच्छा मिलेगा नन ऑफ दीज, हाँ बताइए, ये लाइन सही है, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट,
नो, कह रहे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ओके अब कह रहे हैं प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव, कह रहे हैं चाहे प्रोसीजरल, दो तरीके के लॉ होते हैं हमारे देश में, प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव। अंडरस्टैंड करिएगा ध्यान से, एक होता है प्रोसीजरल लॉ, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जो डायरेक्टली सजा देता है, सब्सटैंटिव सब्सटेंस बता रहा है, और प्रोसीजरल लॉज वो होते हैं जो हमें प्रोसीजर बताते हैं। दो तरीके के लॉ है, आप गेस करके बताना क्या है। अगर हम आपसे कहें सिविल प्रोसीजर लॉ, गेस करके बताओ ये प्रोसीजरल है कि सब्सटैंटिव। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, संभल के बताना। सिविल प्रोसीजरल लॉ ये प्रोसीजरल है कि सब्सटैंटिव है? पक इसमें डरते डरते बता रहे हो, कुछ अलग ना निकल आए। एंड एक लॉ होता है आईपीसी। व्हाट इज आईपीसी? इंडियन पिनल कोड। क्या है उसके अंदर? अच्छा ये बताओ दफा 302 के तहत क्या होता है? दफा 302 के तहत सजा होती है ना, किस चीज की? कैसे पता आपको? चल रहा है केस आपके ऊपर? अरे अभी सुना था जज ने फांसी दे दी, बताओ। हमने कहा अरे अटेम्प्ट दे दे लेना दिसंबर, फिर दे देना फांसी। हाँ दफा 302, व्हाट इज दिस दफा? सेक्शन है दफा। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में क्या कहते हैं दफा को? धारा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्शन। और ये किसके सेक्शंस हैं सारे? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के, ठीक है। और दफा 420 क्या होती है? समझ गए? 420, 420 ही मत करना कभी, कहते हैं ना 420 ही मत करना। क्यों कहते हैं 420 ही मत करो? क्योंकि 420 एक सेक्शन है। आपने कभी ये तो नहीं बोला किसी को 419 ही मत कर देना तुम। हम तो 420 ही नहीं करेंगे, तुम 421 ही मत कर देना, है ना। 420 इज द सेक्शन फॉर चीटिंग। ये सारी सजाएं हमारे देश में कौन से लॉ में दी हुई हैं? इंडियन पीनल कोड में। तो ये हो गया सब्सटैंटिव लॉ। और जो प्रोसीजर्स दिए होते हैं वो होते हैं प्रोसीजरल लॉ। कह रहे हैं चाहे प्रोसीजर लॉ के थ्रू आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ या आप सब्सटैंटिव लॉ के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगाओ, वो रिस्ट्रिक्शन कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल। ओके तो अब आपका होमवर्क है, ये दोनों पैराग्राफ में लिखो बगल में H.W. और इसी के नीचे लिखो आई विल रीड दिस, और ब्रैकेट में लिख देना गॉड प्रॉमिस। हाँ लिखो लिखो, अरे डिक्टेट कर रहे हैं। आई विल रीड दिस गॉड प्रॉमिस। एक बचपन में वो भी बोलते थे ना मदर्स वेयर, बोलते थे ना स्कूल में, और फिर उसके नीचे ये ऐसे ये भी बांध लेते थे, है ना, सब पता है हमको। ये दो पैराग्राफ्स आपको रीड करके आने हैं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके अच्छा ये बताइए, हम सोच रहे हैं एक टेस्ट ले लें आपका, कुछ 4-5 थोड़ी पढ़ाई तो शुरू हो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले आपको बताएंगे, ध्यान से सुन लो 5 मिनट और। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको लिख के दिखवाएंगे, और फिर सारे 500,000 आंसर फिर आपको लिखने होंगे। हाँ बेटा क्या होगा? क्यों? अच्छा ओडीओपी आप लोग की कब, किसकी किसकी है? बस 4 बच्चों की है? अच्छा तुम लोग की तो हो चुकी होगी सबकी ओडीओपी। अच्छा 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 ठीक है, तो नॉर्मल पढ़ा देंगे, वो चलेगा। ठीक 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 चलो हैप्पी ओडीओपी, एंजॉय करके आना।